हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 16 तथा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले हमने देखा था आर्टिकल 15 जिसमें कहा था कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिए थे। वैसे ही आर्टिकल 16 कहता है कि सभी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर स्टेट कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, स्टेट कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो सभी को उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वालिटी होगी, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये कहता है आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2 कहता है कि 7 ग्राउंड्स होंगे जिनमें कभी भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन 16 सब क्लॉज 3, 16 सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5, सब क्लॉज 6 इसके अंदर एक्सेप्शन दे दिए। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, मतलब कि इन 4 केसेस में ये 16(1) और 16(2) को हम लोग सुपरसीड कर सकते हैं। मतलब 16(1) और 16(2) की बातें नहीं मानेंगे इन जब भी हम एक्सेप्शन की बात देखेंगे। मतलब 16(3) से लेकर 16(6) तक डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। देखिए अब 16 सब क्लॉज 1 क्या कहता है। ये कहता है कि इट गारंटी करता है स्टेट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स। यहाँ पे भी सारे के सारे सिटीजन्स की बात हो रही है, इंडिया के फॉरनर्स की बात नहीं हो रही है। इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट और एनी पोस्ट अंडर द स्टेट, कोई भी पोस्ट स्टेट के अंदर होगी उसमें आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। किन्हें? ऑल सिटीजन्स को। ठीक है। 16(2) क्या कहता है कि इट प्रोवाइड्स दैट नो सिटीजन, कोई भी इंडिया का सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, सिर्फ इन्हीं ग्राउंड के साथ उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इन ग्राउंड्स के अलावा बाहर कोई और ऐसा ग्राउंड होगा उसमें उसका डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कर सकते हैं। क्या ग्राउंड दिए? 7 ग्राउंड दे रखे। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। इन सारे ग्राउंड्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसके बाहर ग्राउंड्स में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ग्राउंड पर। अब देखिए इसी के जस्ट बाद 16(3), 16(4), 16(5), 16(6) में एक्सेप्शंस भी दे दिए। पहला एक्सेप्शन ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब कोई भी चीज़ जो कि आर्टिकल 16(1) या 16(2) में दी गई है वो पार्लियामेंट को रोक नहीं सकती है कुछ ऐसे लॉज बनाने के लिए विद रिगार्ड टू रेसिडेंस, मतलब जहाँ वो इंसान रह रहे हैं, जहाँ के वो रहने वाले हैं। अगर वहाँ पे कुछ पार्लियामेंट लॉज बनाना चाहती है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, कुछ ऐसा स्पेशल उनको प्रोविजन प्रोवाइड करना चाहती है तो कर सकती है। अभी हमने पढ़ा था, क्या लिखा था यहाँ पे कि रेसिडेंट्स के प्लेसेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन 16(3) में डायरेक्टली बोल दिया कि हो सकता है। तो ये एक्सेप्शन है कि इन केसेस में होगा। देखिए ये क्या था कि ये 1974 तक होता था ये वाला रूल, लेकिन ये अब नहीं होता क्योंकि ये अब लैप्स कर चुका है। ये था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 जो था वो लैप्स कर गया था 1974 में। तो अभी ये सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन्हीं 2 स्टेट में रिजर्वेशन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इसका एक्सेप्शन देखा गया है और किसी और स्टेट में नहीं है। तो सिर्फ 2 स्टेट है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। देखिए सब क्लॉज 4 क्या कहता है, इसमें कहा गया है, ये भी एक्सेप्शन के अंदर आता है। इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है या जो हमारा स्टेट जो है वो कुछ ऐसे प्रोविजन बना सकता है जो कि रिजर्वेशन के होंगे ऑन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जो भी हमारी बैकवर्ड क्लास होंगी उनको रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ पोस्ट उनके फेवर में कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए जा सकते हैं जिसमें उनको रिजर्वेशन या फिर उनके अपॉइंटमेंट में हेल्प मिलेगी। तो ये बोला गया सब क्लॉज 4 के अंदर। देखो सब क्लॉज 3 बात करता है रेसिडेंट्स के ऊपर और सब क्लॉज 3 बात करता है रेसिडेंट्स के ऊपर, सब क्लॉज 4 बात करता है बैकवर्ड क्लास के लिए। अब देखिए सेक्शन 16 का सब क्लॉज 5 भी एक एक्सेप्शन है। ये किस पे बात करता है? ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ व्हिच प्रोवाइड्स दैट द इंक्रीमेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ रिलीजियस और डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन। जो हमारा स्टेट है वो कुछ रिलीजियस और डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन के केस में कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कर सकता है, उसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा। तो 16(3) किसके लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है आपका रेसिडेंट्स के लिए। 16(4) बोल रहा है बैकवर्ड क्लास के लिए। 16(5) बोल रहा है रिलीजियस, अगर कोई रिलीजियस पोस्ट के लिए कोई अपॉइंटमेंट करनी है तो स्टेट वहाँ पे कर सकता है। और देखो यहाँ क्या लिखा था कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे उसका एक्सेप्शन भी दे दिया है कि रिलीजियस और कोई डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट है वो कुछ ऐसे एक्सेप्शन रूल्स बना सकती है किस उनके अपॉइंटमेंट के लिए, उनकी पोस्ट के लिए। तो ये कहता है सब क्लॉज 5। अब 16(6) जो है 16 का सब क्लॉज 6 जो है वो बात करता है EWS के लिए। हमने ये देखो आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 आपको एक साथ देखने होंगे। आर्टिकल 15 तो स्पेसिफिकली एजुकेशन के टर्म में बात करता है, लेकिन आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट के टर्म में। लेकिन ये इन दोनों में ही जो हमारे जिनको एक्सेप्शन दिया गया वो लगभग सेम ही है। जैसे कि 15 में भी OBC को दिया गया था, उसके अलावा EWS को दिया था, वैसे ही 16 में भी OBC और EWS को दिया गया। देखिए 16 का सब क्लॉज 6 अगर आप देखो तो उसमें क्या रखा है कि कुछ स्टेट जो है वो कुछ ऐसे प्रोविजन बना सकता है अपॉइंटमेंट और रिजर्वेशन में, किसके इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो EWS है उनके फेवर में अपॉइंटमेंट और रिजर्वेशन मिल सकता है। इसीलिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया था EWS को। तो वो इसी 16(6) के अंदर है। तो 16 जो आर्टिकल 16 है ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसी के जो ये एक्सेप्शन है ना, इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, वो आता है रिजर्वेशन, कि रिजर्वेशन कब कब मिलना चाहिए, किस किस को मिलना चाहिए। तो अब हम देखेंगे रिजर्वेशन का ही टॉपिक कि आखिर ये रिजर्वेशन होता क्या और ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इंपॉर्टेंट केस लॉज
इन रिलेशन टू रिजर्वेशन। देखिए अगर हम इसका हिस्ट्री देखें, रिजर्वेशन जो है ये रिजर्वेशन क्यों आया, क्यों हमें रिजर्वेशन लेके आना पड़ा, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। एज ओल्ड कास्ट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिनेटिंग ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम। जब एक कास्ट दूसरी कास्ट को इतना ज़्यादा ऑप्रेस कर देगी, उन्हें सिर्फ एक ही वर्क तक लिमिट करके रख देगी, तो फिर दूसरी कास्ट जो थी उसके साथ इनजस्टिस हो रहा था, उनके साथ बाइसनेस हो रही थी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो इन्हीं का अपलिफ्टमेंट करने के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लेके आई गई है। फर्स्ट टाइम जो थे वो विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले ने आइडिया ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का दिया था। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें कम्युनल अवार्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिया ही है ये। यहाँ पे अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें कम्युनल अवार्ड दिया गया था। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन एंड दलित को, क्योंकि ये सारे के सारे माइनॉरिटी में थे। और जो हिंदू थे, जो मेनली ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य जो हिंदू थे, वो लोग मेजॉरिटी में थे। तो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के टर्म्स में भी यहाँ पे कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। ये भी एक टाइप का रिजर्वेशन दिखाता है। अब देखिए, अब हम हिस्ट्री से थोड़ा आगे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं मंडल कमीशन। मंडल कमीशन जो था वो एक प्रकार से अपनी रिकमेंडेशन देता था। तो मंडल कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे बीपी मंडल। इनकी ही अध्यक्षता में मंडल कमीशन बैठा था, जिनको रिकमेंडेशन देनी थी रिजर्वेशन की पॉलिसीज के ऊपर। देखो, इनको डिटरमाइन करना था इंडिया की सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो भी है उनके बारे में। तो इन्होंने मंडल कमीशन में पहली बार बोला गया कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में। किसको मिलना चाहिए? अदर बैकवर्ड जो क्लास है उनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा 11 इंडिकेटर्स दिए गए ऑफ सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के, कि 11 इंडिकेटर्स के बेसिस पे जो है सोशल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस डिवाइड हो सकती है। इसके बाद एक लैंडमार्क केस आता है, इंदिरा साहनी का केस आता है 1992 का। ये जो था, ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को ही फुलफिल करने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा रोड में आ गए थे। तो जब इंदिरा साहनी ने ये देखा तो उन्होंने फिर इसमें पिटीशन डाली थी, और यहाँ पे 9 जज की बेंच बैठी थी, जिसमें से 6 जो थे वो मेजॉरिटी में थे, 3 जो थे वो माइनॉरिटी में थे। मतलब 6 ने अपने इस फैसले के हक में अपना डिसीजन दिया था। इस केस में चैलेंज किया गया था, केस चैलेंज गवर्नमेंट डिसीजन टू इंप्लीमेंट मंडल कमीशन। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? इसमें पहली चीज़ इसमें बोला गया कि मंडल कमीशन में जो 27% कोटा की बात कही गई थी वो बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया कि मिलना ही चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक रिजर्वेशन के ऊपर एक कैप लगा दी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं बढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा 50% कहीं पर भी, मतलब कोई ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा जहाँ पे 50% से ज़्यादा होगा, 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाएगा, ये कहा था इसी में। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। देखो, क्रीमी लेयर का क्या मतलब होता है ना, अगर ओबीसी है, अगर ये ओबीसी है तो इसके ऊपर ये जो ये क्रीमी लेयर है, जो लोग इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं, जो लोग एजुकेशनली भी बहुत अच्छे हैं, तो इनको ये रिजर्वेशन से हटा दिया गया था। इनसे कहा था आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ओबीसी में जो बिल्कुल मतलब जो बैकवर्ड क्लास है, उसमें जो बहुत ज़्यादा ही नीचे दबे हुए क्लास है, उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा। जो ऊपर की क्रीमी लेयर है, जिनके पास बहुत अच्छा इकोनॉमिक प्रोफाइल है, इसके अलावा उनके पास एजुकेशन भी बहुत अच्छी, उनके पास वो गवर्नमेंट जॉब में भी, उनके पास हाउसिंग भी बहुत अच्छी है, वो हर चीज़ से देखा जाए तो वो डेवलप है, तो उनको इस क्रीमी लेयर में रखा गया था और उन्हें रिजर्वेशन नहीं देने की बात की गई थी। कहा था उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है ओनली द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, अगर कभी भी कोई डिसएग्रीमेंट होगा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसको निपटा सकती थी, ये कहा था इंदिरा साहनी के केस में। फिर एक परमानेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने को बात करी गई थी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी रिगार्डिंग दी कास्ट, मतलब ये अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। इसके अलावा बोला गया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, द प्रमोशन डज नॉट इंक्लूड एनी रिजर्वेशन। इसके बाद ये बोला गया कि द कास्ट सिस्टम नॉट मेयरली द इकोनॉमी, इसमें बोला गया कि कास्ट सिस्टम नॉट मेयरली द इकोनॉमी कैन बी लिंक्ड टू बैकवर्डनेस। हम बैकवर्डनेस ये देख के नहीं देखेंगे कि उनकी इकोनॉमी कैसी क्या अच्छी है, हम कास्ट भी देखेंगे कि किस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं। तो इसमें ये कहा गया था। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद आता है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया था 10% का। इसी का एक केस भी है, वो है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो ये ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिला है, ये बिल्कुल ठीक मिला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और बोला गया कि 10% कोटा जो ईडब्ल्यूएस को मिला है वो बिल्कुल ठीक मिला है। एक और इसमें कमेटी थी, वो थी जी रोहिणी कमेटी, ये भी रिजर्वेशन के ऊपर बात करती है। तो यहाँ हमने 4 चीज़ें देखी हैं। पहला हमने देखा रिजर्वेशन की क्या हिस्ट्री रही, फिर हमने देखा मंडल कमीशन, उसके अलावा इंदिरा साहनी का केस, फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर जी रोहिणी कमेटी। तो अगर रिजर्वेशन पे स्पेसिफिकली पूछे या फिर आर्टिकल 16 पूछे तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। थैंक यू सो मच।